Hello everyone, this is Dr. Supriya Sonalika, Department of Political Science, YSNM College. Very good morning to all of you. Dear students, आज का जो हमारा ये क्लास है वो यूजी सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए है और यूजी सेमेस्टर 2 के कोर्स का जो पेपर 3 है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, उसके अंतर्गत हम लोग आज सेकेंड यूनिट जो है उसकी चर्चा करेंगे। और सेकेंड यूनिट के अंतर्गत जो टॉपिक दिया गया है वो है द एक्सट्रीमिस्ट फेज, जिसको हिंदी में उग्रवादी युग के नाम से हम जानते हैं। हमने अपने कल के लास्ट क्लासेस में जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था उसकी चर्चा की थी और उसके साथ साथ हमने उसके लिबरल फेज के बारे में चर्चा की थी कि वह क्या था, उसकी विशेषताएं क्या थी। आज के क्लास में हम लोग जो उग्रवादी युग था उसकी शुरुआत कैसे होती है, उसके पीछे क्या कारण था, उसकी कार्य पद्धति क्या थी, उसकी विशेषताएं क्या थी और उसकी क्या सफलताएं थी नेशनल मूवमेंट के अंतर्गत, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है एक बहुत लंबे समय तक चला और इसकी शुरुआत जो है हम लोग कांग्रेस की स्थापना से मानते हैं और यह जो फेज़ था 1885 से लेकर 1947 तक का फेज रहा है। और अध्ययन की सुविधा के लिए इस पूरे समय को हम लोग 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। जो पहला भाग है वो उदारवादी युग का था, लिबरल फेज जिसको इंग्लिश में कहते हैं, और दूसरा जो है वो है उग्रवादी फेज। और उग्रवादी फेज में ही एक और फेज आता है क्रांतिकारी जो है फ्रेज है क्रांतिकारी युग, रेवोल्यूशनरी युग जो है। और जो तीसरा आता है वो है गांधी युग या गांधीवादी युग। तो हम लोग आज जो है आज के अपने व्याख्यान में हम लोग जो है जो उग्रवादी जो फेज था, युग था, उसकी चर्चा करेंगे कि ये उग्रवादी जो युग था उसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके उदय के क्या कारण थे, इसका काम करने की पद्धति क्या थी और इसकी सफलताएं क्या क्या थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अगर दूसरे चरण की शुरुआत जो है वो उग्रवादी राजनीति के उदय के साथ होती है और 19वीं शताब्दी के अंतिम भाग में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसमें नरम दल के सुधारवादी और शांतिवादी कार्यों के प्रति भारतीय नवयुवकों में एक प्रकार की प्रतिक्रिया उत्पन्न हो गई और उनके दृष्टिकोण तथा उनकी मनोवृत्ति में आमूल परिवर्तन होने लगा और अंग्रेजों की न्यायप्रियता से उनका विश्वास उठ गया और वैधानिक साधनों तथा कांग्रेस की भिक्षावृत्ति की नीति से उब गए और अतः उन्होंने उग्र साधनों को अपनाए जाने का समर्थन किया और उन्होंने क्रमिक सुधार के स्थान पर पूर्ण स्वराज की मांग की तथा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है इसको घोषित किया। और लाल बाल पाल के नेतृत्व में जो ये युग था, लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो ये तीनों के नाम से इस युग को लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। और लाल बाल पाल के नेतृत्व में उग्रवादियों ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नया मोड़ दिया और यह केवल मध्यम तथा शिक्षित वर्ग तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि यह आंदोलन जो है वो जन आंदोलन का रूप जो है वो धारण कर लिया। जो उदारवादी फेज में यह कुछ मध्यम वर्ग तक और कुछ पढ़े लोगों तक सीमित रहता था, ये जो जब उग्रवादी फेज आया तो यह एक जन साधारण तक जो है वो गया और सभी लोग, हर व्यक्ति जो है एकजुट होकर भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना योगदान देने को तैयार हो गए और उसके लिए प्रयास करने लगे। और इस अवधि को इसकी अवधि जो है, जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि 1906 मतलब 1906 से लेकर 1919 तक की इस अवधि को उग्रवादी आंदोलन के युग के नाम से जाना जाता है। और जो ये उग्रवादी युग की भांति जो है, जिस तरह से उदारवादी युग था उसी तरह से उग्रवादी युग में भी जो है वो 2 विचारधाराएं पाई गई। जिस तरह से
उदारवादी विचारधारा से ही निकलकर उग्रवादी विचारधारा बना, ठीक उसी प्रकार उग्रवादी विचारधारा के अंतर्गत ही जो एक और विचारधारा उत्पन्न हो गई, और वो था एक तो उग्रवादी विचारधारा था, एक्सट्रीमिस्ट जिसको कहते हैं, और दूसरा क्रांतिकारी जिसको रेवोल्यूशनरी जो है वो कहते हैं। तो इन दोनों का उद्देश्य देखिए सेम ही था। ये दोनों का उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? तो पूर्ण स्वराज की प्राप्ति करना उद्देश्य था, लेकिन जो बेसिक अंतर था वो था इनके जो कार्य करने का जो तरीका था, जो साधन था, उसमें जो है वो डिफरेंसेस था। अब हम देखते हैं कि जो उग्रवादी युग था उसके उदय के क्या कारण थे। तो इसके उदय के बहुत सारे कारण थे। तो जो पहला कारण है वो था कि सरकार द्वारा कांग्रेस की मांगों की उपेक्षा करना। मतलब जो भी जहाँ के लोगों की मांग थी वो उसकी उपेक्षा की जाती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये एक प्रमुख कारण था जिसके कारण से जो है वो ये उग्रवादी स्वरूप जो है का जन्म हुआ। तो अपने प्रारंभिक दिनों में कांग्रेस जो है वो मुख्य रूप से ब्रिटिश सरकार का ध्यान प्रशासनिक और राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक सुधारों की ओर आकर्षित करना था। कांग्रेस की मांगों के फलस्वरूप ही अंग्रेजों में कतिपय सुधार संबंधी कानूनों का निर्माण किया और 1892 में भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट जो है वो बना, पारित कर केंद्रीय तथा प्रांतीय परिषदों के संगठन एवं तथा शक्तियों में परिवर्तन आया। लेकिन ये जो सुधार आंदोलन अधिनियम था से भारतीयों को संतोष नहीं हुआ और 1892 में सुधार अपूर्ण और अपर्याप्त थे तथा इनकी उपयोगिता भी जो थी वो संदिग्ध थी। अतः कांग्रेस के प्रति वर्ष सुधार संबंधी मांग का जो प्रस्ताव पारित करना जारी रखा और सरकार से यह प्रार्थना करती रही कि परिषदों के सदस्यों तथा अधिकारों को बृहत बनाया जाए। लेकिन सरकार ने कांग्रेस के अनुरोध की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया और फलस्वरूप क्या हुआ कि जो नवयुवकों का वैधानिक जो है वो जो वैधानिक साधन थे, जो लीगल जो तरीके थे, तथा कांग्रेस की भिक्षावृत्ति की नीति जो हमेशा प्रार्थना पत्रों के माध्यम से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपनी बातें रखते थे, तो इसको भिक्षावृत्ति की भी नीति कही गई है आलोचकों के द्वारा। तो उस भिक्षावृत्ति के नीति से विश्वास जो है वो जो नवयुवक वर्ग थे इस उदारवाद के अंतर्गत, तो युग के अंतर्गत या कांग्रेस के अंतर्गत जो नवयुवक लोग थे, तो इससे उनमें काफ़ी असंतोष फैलने लगा और उन्हें विश्वास हो गया कि संवैधानिक तरीकों से उनकी मांगें जो है वो पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट सुन नहीं रही थी और असंभव है। और उन्होंने उग्रवादी और क्रांतिकारी मांगों को अपनाना श्रेष्ठ कर समझा और इसलिए इस तरह से बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि कांग्रेस की नरमी और राजभक्ति की नीति लक्ष्य को प्राप्त करने योग्य नहीं है। केवल प्रस्ताव पारित करने और अंग्रेजों के सामने हाथ पसारने से राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, बल्कि उनके लिए हमें युद्ध करना होगा। और इसी संदर्भ में लाला लाजपत राय ने भी कहा था कि भारतीयों को अब भिखारी बने रहने में ही संतोष नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें अंग्रेजों की कृपा पाने के लिए गिड़गिड़ाना चाहिए। मतलब ये जो प्रोसेस था, प्रणाली थी जो उदारवादी युग के अंतर्गत जो नेताओं की थी, तो उसके संदर्भ में चूँकि उससे कोई लाभ नहीं हो रहा था, परिषद तो बना लेकिन वो जो थी उसमें सुधार, उसके अधिकार क्षेत्रों में अधिकार भारतीयों को नहीं दिया जा रहा था। तो जो नवयुवक लोग थे तो वो लोग जो है इसको मतलब अस्वीकार करने लगे और विरोध उठाने लगे। तो यह भी एक प्रमुख कारण जो है वो बना। दूसरा कारण जो महत्वपूर्ण कारण था उग्रवादी युग के उदय का, वो था कि आर्थिक दुर्दशा, जो उस समय भारत की जो आर्थिक स्थिति थी उसकी वजह से, जैसे कि 19वीं शताब्दी के अंतिम दिनों में आर्थिक संकट पैदा हो गया था और 1876 से 1900 तक देश के विभिन्न भागों में मतलब भागों में 18 बार दुर्भिक्ष
का प्रकोप जो था वो फैल गया था और हुआ था, अकाल जिसको कहते हैं। और ब्रिटिश सरकार की जो आर्थिक नीति थी से भारतीय जो जनता थी, जनता के मन में काफ़ी असंतोष फैला हुआ था। सरकार की आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य अंग्रेज व्यापारियों तथा उद्योगपतियों का हित करना था, ना कि भारतीयों का मतलब हित करना था। और कपास की जो खेती यहाँ होती थी, कपास के आयात पर कर जो है वो बढ़ा दिया गया तथा भारतीय जितने भी मिल जहाँ बनते थे, भारतीय मिलों में तैयार हुए माल पर उत्पादन कर भी लगाया गया। और जिसके फलस्वरूप जो विदेशी जो आयात था, इसके फलस्वरूप विदेशी जो माल था वो सस्ता रहा, लेकिन जो भारतीय वस्त्र उद्योगों को इससे काफ़ी हानि हुआ। और सरकारी नीति के विरुद्ध भारतीयों में घोर असंतोष फैल गया और वे सरकारी नीति का विरोध करने लगे और विदेशी मालों का बहिष्कार शुरू उन्होंने कर दिया कि हम विदेशी माल नहीं लेंगे। विदेशी माल सस्ते थे लेकिन वो विदेशी थे, और यहाँ पे जो टैक्स लगा के यहाँ के जो माल था, यहाँ के जो उद्योग धंधे थे, उस पर टैक्स लगाने की वजह से यहाँ पे वो ज़्यादा महंगा हो गया। तो इसलिए इस समय जो थे लोगों ने विदेशी मालों का जो बहिष्कार जो है वो शुरू कर दिया। तो ये भी इसका दूसरा महत्वपूर्ण कारण था। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण था वो था प्लेग का प्रकोप। जो भी प्लेग बीमारी जो आई थी उसका जो था प्रकोप भी ये उग्रवादी जो के उदय में उसकी एक भूमिका रही कि अभी अकाल का जैसे घाव भरा ही नहीं था। जैसे कि पहला तो आर्थिक दुर्दशा अकाल पड़ गया, वो अभी ख़त्म ही नहीं हुआ था कि बम्बई प्रेसिडेंसी में 1897 से 98 में प्लेग का प्रकोप जो था, वो प्लेग जो बीमारी है उसका प्रकोप भर गया और पूना के आसपास भयंकर प्लेग जो है वो फैल गया। और वह महामारी को रोकने के लिए तथा रोगियों को सहायतार्थ सरकार द्वारा उठाए गए जो कदम थे से ढंग से जो उनका तरीका था उससे जनता को जो है वो काफ़ी गहरा क्षोभ पहुंचा, दुख हुआ, असंतोष फैला। और प्लेग कमिश्नर रैंड जो थे ने सैनिकों को सेवा कार्य सौंपा और उन्हें घरों में घुसने, निरीक्षण करने, रोगग्रस्त व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाने का अधिकार दिया गया। और इससे कट्टर हिंदुओं की जो धार्मिक भावना को गहरी चोट पहुंची और कई स्थानों पर जो है वो दंगे फैल गए। प्रेस ने सरकारी नीति की कड़ी आलोचना की और एक नवयुवक ने रैंड तथा उसके जो सहयोगी लेफ्टिनेंट आयस्ट जो थे उनको गोली मार दी। और सरकार जो थी ये जो काम हुआ उससे तिलमिला गई और सरकार विरोधी भावनाएं भड़काने के लिए 18 मास तक का कठोर कारावास जो है वो दिया गया और अन्य राष्ट्रवादियों में से कई को प्राण दंड तक देने पड़े तथा कई को देश से निर्वासित भी कर दिया गया। और इससे देश में विद्रोह की आग भड़क गई और जनता में असंतोष की लहर फैल गई। मतलब ये प्लेग आया, उसके लिए इस बीमारी से लड़ने के लिए जो सही नीति बनानी चाहिए थी, उस नीति को बनाने के बदले जो वहाँ का कमिश्नर रैंड थे, उन्होंने जो है बहुत ही तानाशाही और क्रूर जो है वो जो नीति अपनाई। और जो भी लोग बीमार थे, जो भी लोग संक्रमित थे, उनके साथ जो है वो प्रेम और सहानुभूति रखने के बजाय जो है मतलब एक तरह से बहुत ही अन्यायपूर्ण जो है वो काम किया जाता। और ये भी सुनने को मिलता था, कहने को मिलता है कि जहाँ प्लेग फैल गया था वहाँ दूर दूर तक बस्तियों को, घरों को खाली करके अस्पताल की व्यवस्था करने के बजाय उसको जला के समाप्त कर दिया गया था। तो इस तरह से जो अमानवीय कार्य हुआ, इसके वजह से जो नवयुवक लोग थे उन्होंने उसकी हत्या की, गोलीबारी की और इस तरह से जो है अंग्रेज़ों के लिए जो है भारतीयों के यहाँ के नवयुवकों के मन में जो है वो एक आक्रोश फैलने लगा और इस तरह जो है वो जनता जो है वो विद्रोह करने के लिए तैयार हो रही थी। चौथा जो महत्वपूर्ण कारण था वो था कि राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल कारण क्या थे। तो उग्रवाद के विकास में राजनीतिक कारणों का भी महत्वपूर्ण हाथ रहा है और विशेषकर ब्रिटिश सरकार तथा भारत स्थित उनके वायसराय जो थे
की अनुदार जो नीति थी और जो साम्राज्यवादी नीति थी ने भारतीय जनता में विद्रोह की भावना को जगाया और 1892 से लेकर 1904 तक इंग्लैंड में अनुदार दल का शासन रहा और जिससे कि उग्र साम्राज्यवाद की नीति का अनुसरण किया गया था। वहीं भारतीयों को किसी भी प्रकार के राजनीतिक अधिकार जो देने के पक्ष में कोई भी नहीं था, ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं थी। और इस अवधि में भारत के 3 वर्षाएं हुए जिसमें लॉर्ड लेस्डाउन और लिंगन द्वितीय और लॉर्ड कार्जन, ये जो 3 जो वायसराय हुए, ये तीनों जो थे बहुत ही दुर्धर्ष साम्राज्यवादी थे और तथा भारतीयों की राजनीतिक मांगों के प्रति इन्हें जरा भी सहानुभूति नहीं थी और इनका रवैया जो भारतीयों के प्रति था वो बहुत ही खराब था और इन्होंने कठोर प्रतिक्रियावादी नीति को अपनाई भारतीयों के प्रति और जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप जो है भारतीय जनता का अंग्रेजों की न्यायप्रियता से विश्वास उठ गया और उनके मन में यह बात घर कर गई कि अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सीखना होगा और तभी हमें जो है हमारे अधिकार मिल पाएंगे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कारण था जो जिसने उग्रवादी युग को जन्म दिया। 5वां जो महत्वपूर्ण कारण था कि धार्मिक राष्ट्रवाद जो है वो भी एक प्रमुख कारण था और प्रारंभिक दिनों में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथों में था जो पाश्चात्य सभ्यता के पोषक थे तथा पाश्चात्य धर्म, संस्कृति एवं साहित्य से प्रभावित थे। जैसा कि हमने कल भी आपको बताया था कि जो उदारवादी नेता थे, चूँकि मध्यम वर्ग के थे, अंग्रेजी शिक्षा उन्होंने हासिल की थी और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर बड़े बड़े पोस्टों पर काम कर रहे थे, तो वो जो थे उनके साहित्य से काफ़ी प्रभावित थे और इसके साथ साथ कुछ ऐसे भारतीयों ने राष्ट्रीय आंदोलन की नवीन चेतना प्रदान की जो भारतीय संस्कृति तथा अतीत के गौरव के पोषक थे। तो उन्होंने हिंदू धर्म को पुनर्जागृत किया था, धर्म सुधार आंदोलन हुआ था और भारतीयों का ध्यान जो है उन्हें प्राचीन गौरव में जो अतीत की ओर आकर्षित किया और इन धार्मिक पुनरुत्थानवादियों नेताओं में जैसे कि स्वामी विवेकानंद जो थे, तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष आदि के नाम जो हैं वो उल्लेखनीय हैं। और संक्षेप में अगर कहें कि पुनरुत्थानवादी नेताओं ने धर्म की आड़ में उग्र राष्ट्रीयता का प्रचार किया और संपूर्ण देश में हिंदू पुनरुत्थान की लहर दौड़ गई और इसने नवयुवकों को विशेष रूप से इस लहर ने विशेषकर जो नवयुवक वर्ग थे उनको काफ़ी प्रभावित किया और परिणामतः वे उग्र एवं क्रांतिकारी मार्ग जो थे के माध्यम से जीवन उत्सर्ग एवं कष्ट सहन द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए लड़ने के लिए भी वो तैयार हो गए। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था जिसने उग्रवादी युग को जन्म दिया। अगला जो कारण था वो था कि प्रवासी भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार। जो भी ब्रिटिश उपनिवेश में रहने वाले जो भारतीयों के साथ बड़ा ही अन्याय, अभद्र तथा सभ्य व्यवहार किया जाता था और आरंभ में अंग्रेज जो थे भारतीयों को मजदूर के रूप में उन उपनिवेशों में ले गए जहां उनको राजनीतिक अधिकार तो क्या सामाजिक अधिकार भी प्राप्त नहीं थे और भारतीयों को अंग्रेज काला आदमी कहते थे और उन्हें घृणा की दृष्टि से देखते थे और जाति भेद की नीति जो थी इतने जोर पर थी कि दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों के साथ तिरस्कार एवं निंदनीय व्यवहार किया जाता था और विभेद नीति जो थी वो अपने चरम पे थी और उस समय और ज़्यादा पहुंच गई जब ट्रांसवाल सरकार जो थी कि ट्रांसवाल सरकार ने कानून बनाकर भारतीयों को अपनी उंगली का चिन्ह देकर पंजीकृत कराना अनिवार्य कर दिया और इस नियम के विरुद्ध महात्मा गांधी ने सत्याग्रह भी चलाया और भारतीयों ने आंदोलन
को सफल बनाने के लिए जी तोड़ जो है वो कोशिश की तथा काफ़ी जो है वो सहायता करी। और भारतीयों ने यह भी महसूस किया कि उपनिवेशों के साथ उनके व्यवहार का प्रमुख कारण जो है वो ब्रिटिश सरकार की जाति भेद की जो नीति थी तथा उदासीनता जो है वो है। अतः भारतीयों ने दृढ़ निश्चय के साथ ब्रिटिश सरकार की आलोचना की तथा उसका विरोध किया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था उग्रवादी युग के जन्म का। सातवां जो महत्वपूर्ण कारण था वो था कि जाति विभेद की नीति। तो भारत तथा अन्य ब्रिटिश उपनिवेश में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार का प्रमुख कारण अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई जाति भेद की नीति भी रही है और भारतीयों को निम्न प्रजाति का समझा जाता था तथा उन्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। समाचार पत्र खुले रूप में अंग्रेजों का भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार करने की भावना को प्रोत्साहन देते थे और उन्हें दंड देना तो दूर, सरकार की ओर से उन्हें प्रोत्साहन मिलता था। तो अंग्रेज भारतीयों के साथ जो अशिष्ट व्यवहार करते थे और अंग्रेज अपराधियों को दंड तक नहीं दिया जाता था। और लॉर्ड जो कर्जन थे कि नीतियों ने तो जाति भेद की नीति को और ज़्यादा और बढ़ा दिया, काफ़ी प्रोत्साहित कर दिया। और इसका परिणाम यह हुआ कि शिक्षित जो भारतीय लोग थे तक को गालियां दी जाती थी। जो शिक्षित जो पढ़े लिखे थे उनको भी गालियां दी जाती थी तथा उन्हें किसी भी पद के लिए सर्वथा अयोग्य समझा जाता था। और जाति भेद की नीति ने भारतीयों में प्रतिशोध की भावना को उभारा और उन्हें उग्र तथा क्रांतिकारी जो है वो रूप जो है वो उसने अपना लिया। अगली जो इसका कारण था कि भिक्षावृत्ति की नीति पर जो युवक थे के विश्वास का अंत होना। जो वादी जो युग था उसके प्रारंभ, या हम यूँ कहें कि जो राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रारंभिक युग था उसमें जो प्रार्थना पत्रों के माध्यम से अपनी बातें रखी जाती थी जिसको भिक्षावृत्ति की नीति भी कही गई कि तो उनसे चूँकि कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था तो वहाँ के युवक जो थे उनमें काफ़ी अविश्वास की भावना आ गई थी। और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक दिनों में कांग्रेस ने भिक्षावृत्ति की नीति अपनाई थी और इसका उद्देश्य सरकार का ध्यान अपनी मांगों की ओर आकर्षित करना था तथा उनकी पूर्ति के लिए निवेदन करना था। लेकिन यह नीति जो थी अंग्रेजों ने नीति तथा विचार परिवर्तन लाने में सफलता इसमें नहीं मिली और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में तो इस नीति का उल्टा ही प्रभाव जो है वो पड़ने लगा और भारतीयों की मांगों के प्रति सरकार का रुख जो है काफ़ी कड़ा हो गया, अलग हो गया। और जो यहाँ के नवयुवक थे उनके हृदय में सरकारी नीति के प्रति काफ़ी असंतोष फैलने लगा, रोष उत्पन्न आरंभ हो गया और उनका विश्वास अंग्रेजों से उठ गया था। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनी उग्रवादी युग के जन्म में। अगला जो कारण था वो है कि विदेशों में घटित कुछ घटनाएं, जो विदेशों में टाइम टू टाइम कुछ जो घटना घटी उसका भी प्रभाव जो है वो इस पर पड़ा था। और उसमें जो विशेषकर जो निराशा एवं उदास जो भारतीयों पर विदेशों में घटित जो कुछ घटनाएं थीं उसका विशेष प्रभाव जो है वो यहाँ के नवयुवकों पर पड़ा। और ये ऐसी घटनाएं थीं जिसमें राष्ट्रीय शक्तियों ने विदेशी सत्ता तथा साम्राज्यवादियों पर विजय पाई थी और इन घटनाओं के प्रभाव ने भारतीयों में उत्साह और साहस का संचार किया और उन्हें विदेशी सत्ता से उन्मुक्त की आशा की किरणें दिखने लगी और वो अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र करने के लिए सजग हो उठे। और इसमें सर हेनरी कॉटन ने इस घटना के प्रभाव की चर्चा करते हुए लिखा है कि भारतीयों को आयरलैंड के प्रश्न पर निराकरण से आशा की किरणें जो है वो दिखाई पड़ी है। और जो कुछ और विदेशों में जो कुछ घटनाएं घटी थी जैसे कि मिस्र, फारस तुर्कों की स्वतंत्रता संग्राम और इससे जो है वो राष्ट्रवादियों को पर्याप्त बल मिला और सफलता मिली और इससे भारतीय जो है वो काफ़ी प्रोत्साहित थे। दूसरा था अबिसीनिया द्वारा इटली की पराजय, तीसरा जो है जापान द्वारा रूस की पराजय और इटली का एकीकरण।
ये सब कुछ जो घटनाएं थी, इन सब घटनाओं से भी प्रभावित होकर जो है जो उग्रवादी राष्ट्रीय आंदोलन था, इसका जन्म हुआ। नेक्स्ट जो अगला पॉइंट है उसके कारण का, तो उसमें है कि लॉर्ड कर्जन की शासन नीति जो थी, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था जो भारतीयों को उग्र बनाया, या उग्रवादी युग के जन्म में इसका महत्वपूर्ण जो हाथ था। तो लॉर्ड कर्जन जो थे एक बहुत ही कठोर और एक साम्राज्यवादी बहुत थे, और उन्होंने क्या किया कि वह भारत में अंकुरित राष्ट्रीय आंदोलन जो यहाँ उभर रहा था, उसको वो समूल नष्ट कर देना चाहते थे, काफ़ी क्रूर थे। और उसने ऐसी प्रतिक्रियावादी नीति जो बनाई या और ऐसे ऐसे कार्यक्रमों को अपनाया कि भारतीय जनता के लिए ब्रिटिश साम्राज्य असाध्य हो गई, तथा उनसे छुटकारा पाने के लिए वह छटपटाने लगी। तो मतलब इस तरह से उन्होंने उनकी जो कर्जन की जो नीति थी, और इस नीति के अंतर्गत भी बहुत सारी नीति उन्होंने बताई, जैसे कि केंद्रीकरण की नीति उन्होंने बनाई, उसके बाद कलकत्ता नगर अधिनियम बनाया, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया, सरकारी गोपनीय अधिनियम बनाया, विदेशिक नीति बनाई, या भारतीयों के प्रति जो अभद्र व्यवहार था इससे रिलेटेड जो है नीति बनाई। साथ ही साथ बंगाल विभाजन जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, तो बंगाल विभाजन फूट डालो शासन करो की नीति जिस पर आधारित थी, तो वो बंगाल विभाजन का जो है वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। और पाश्चात्य क्रांतिकारी सिद्धांतों का प्रभाव, तो ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के समय में जो ये सब जो नीतियाँ बनाई गई, तो ये नीतियाँ जो हैं वो भी जो है एक महत्वपूर्ण जो है वो कारण बनी हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन थे उनको प्रेरित करने के लिए, और उसमें जो उग्रवादी उसने स्वरूप धारण किया, तो इन कारणों की वजह से भी उसने जो है वो अपनी एक तरह से कहें तो वो उसका स्वरूप जो है वो बदल गया, और उसमें जो इस तरह का रूप जो है अपनाया। तो ये कुछ उसके कारण थे कि जो इन सब कारणों के मिले जुले परिणाम के कारण जो है वो कांग्रेस के अंदर जो है वामपंथ जो है उसका उदय हुआ, और जो उग्रवाद एक्सट्रीमिस्ट कहा जाने लगा, और देश में क्रांतिकारी तथा आतंकवादियों का उदय हुआ, जिन्होंने तोड़फोड़ तथा विध्वंसक रास्तों को अपनाया। और यही जो है उग्रवाद की वादी जो युग था, उस युग के उदय का कारण एक तरह से बना। अब है कि हम देखते हैं कि जो उग्रवादी जो लोग थे, या उग्रवादी जो युग था, उसका उद्देश्य और उसकी कार्य प्रणाली क्या थी, मतलब उसकी विशेषताएं क्या थी। तो उग्रवादी जो लोग थे उनका उद्देश्य जो था वो क्या था, सिर्फ और सिर्फ स्वराज की प्राप्ति थी। और इसके जो अग्रिम नेता थे, इसके अंतर्गत बहुत सारे नेता थे, लेकिन जो उसमें जो खासकर जो अग्रिम नेता थे उसमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष का नाम जो है वो सबसे ज़्यादा मतलब लिया जाता है। और इनमें भी जो उग्र राष्ट्रवाद का प्रतिनिधि जो कर रहे थे जो नेता, वो बाल गंगाधर तिलक को ही कहा जाता है। जिस प्रकार गोखले जो थे, गोपाल कृष्ण गोखले ने राष्ट्रवाद के सबसे प्रमुख प्रतिनिधि थे, उसी प्रकार ठीक तिलक जो थे, बाल गंगाधर तिलक, तो वो भी जो थे वो उग्र राष्ट्रवाद के एक बहुत बड़े नेता थे, या वो उसको बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो जो तिलक जो अग्रिम नेता थे इस उग्रवादी जो युग था उसमें, और उन्होंने कहा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। और अरविंद घोष ने क्या कहा, अरविंद घोष ने कहा कि स्वतंत्रता हमारे जीवन का लक्ष्य है और हम हिंदू धर्म के माध्यम से ही इस आकांक्षा की पूर्ति कर सकते हैं। और इसी तरह से एक और है, सर हेनरी कार्टर ने भी कहा है कि उग्रवादियों का उद्देश्य बताया था, और क्या बताया था कि वे भारतवर्ष में एक पूर्णतः स्वतंत्र राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करना चाहते हैं, और यह स्पष्ट है कि उग्रवादियों का अंतिम लक्ष्य स्वतंत्रता की प्राप्ति है, और वे स्वतंत्रता के महान पुजारी थे। तथापि जो उदारवादियों की भांति जो है
वे चाहते थे तथा ब्रिटेन से पूर्ण संबंध विच्छेद करना भी चाहते थे। वे पूर्णतः स्वतंत्र राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के समर्थक थे तथा इंग्लैंड से पूर्णतः संबंध विच्छेद करने के पक्ष में थे। और थियोडोर एल शे द्वारा तिलक की विचारधारा का स्पष्टीकरण करते हुए जो है वो उग्रवादियों के उद्देश्यों को स्पष्ट किया, और स्पष्ट करते हुए उसने कहा कि इस नेता को इस बात का पूर्ण विश्वास था कि स्वराज भारत के लिए आवश्यक ही नहीं बल्कि नैतिक दृष्टि से भी यह सर्वथा उचित है। और उन्होंने लोगों को उपदेश दिया कि हमें स्वराज की आवश्यकता नहीं है कि हम यूरोपीय युग की नकल करना चाहते हैं, बल्कि जीवन के संबंध में भारतीय दृष्टि के अनुसार स्वराज हमारी एक अनिवार्य और नैतिक आवश्यकता है, इसलिए हम जो है वो स्वराज चाहते हैं। अब आते हैं हम इनके कार्य प्रणाली पर कि यह किस तरह से कार्य करना चाहते थे। ये उग्रवादी युग के जो लीडर्स थे वो कैसे काम करके राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होना चाहते थे। तो इनकी उग्रवादी जो है वो संवैधानिक तरीकों में जो है वो विश्वास नहीं रखते थे, क्योंकि उन्होंने उदारवादी युग में क्या देखा था कि संवैधानिक या वैधानिक नियम कानून से चलने के बाद भी हमें जो है हमारी स्वतंत्रता नहीं मिल रही थी। हमारे लिए जो है इंडियंस के लिए जो है कानून उतने नहीं बनाए जा रहे थे, उनके बातों की अनदेखी की जा रही थी। तो इसलिए वो जो थे, जो ये उग्रवादी जो लीडर्स थे, तो उनकी कार्य पद्धति में जैसे कि वो संवैधानिक जो तरीके थे उसमें विश्वास नहीं करते थे, और उदारवादियों के तरीकों को वे राजनीतिक भिक्षावृत्ति का नाम उसको देते थे। और उनका विश्वास था कि राजनीतिक सत्ता प्रार्थना करने अथवा राजनीतिक सुधारों की भीख मांगने से नहीं मिल सकती है, उनका यह मानना था। और तिलक ने कहा था कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। और इसी प्रकार बिपिन चंद्र पाल ने भी कहा था कि अगर सरकार स्वतः स्वराज का दान देती तो मैं धन्यवाद दूंगा, लेकिन मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा जब तक कि मैं उसे स्वयं ही हासिल ना कर लूं। ये बातें जो है वो बिपिन चंद्र पाल ने कही थी। और वे राजनीतिक सुधार तथा भिक्षावृत्ति के विपरीत प्रबल विरोधी थे, विरोधी आंदोलक और समर्थक थे। और इस उद्देश्य से वे भारतीयों को राष्ट्रीयता तथा देशभक्ति की भावना से प्रेरित कर संगठित राजनीतिक आंदोलन के लिए तैयार करना चाहते थे। और उनका विश्वास संगठन शक्ति और आत्मनिर्भरता अथवा अपने पैरों पर खड़ा होने में था। और उग्रवादियों का यह विश्वास था कि प्रार्थना पत्र लिखने, भाषण देने और प्रस्ताव पास करने से स्वराज की प्राप्ति नहीं हो सकती है, और इसलिए जनता को जागृत होना होगा, जगना होगा और राष्ट्रीय आंदोलन को चलाकर सरकार पर अधिक से अधिक दबाव डालना होगा। और तभी देशवासियों को मातृभूमि, जितने भी देशवासियों को मातृभूमि के लिए और त्याग करना पड़ेगा। ये उनका ये विश्वास था। और उग्रवादियों का यह विश्वास सक्रिय बोध अथवा सत्याग्रह में था। और जो लाला लाजपत राय ने सक्रिय विरोध के 2 लक्षण बताए थे। प्रथम, भारतीयों के मन में घर की हुई ब्रिटिश शासकों की सर्वशक्तिमान और परोपकारी कारिता की भावना को दूर करना। और दूसरा जो था कि देशवासियों में स्वतंत्रता के लिए भावपूर्ण आदर और प्रेम और त्याग है को कष्ट करने और सहन करने के लिए तत्पर रहने की भावना को जागृत करना वो था। और उग्रवादियों के सक्रिय कार्यक्रम में बहिष्कार, स्वदेशी तथा राष्ट्रीय भिक्षा सम्मिलित थी। और बहिष्कार से तात्पर्य विदेशी वस्तुओं तथा विदेशी सरकार की नौकरियों का बहिष्कार था। स्वदेशी से तात्पर्य स्वदेशी वस्तुओं और स्वदेशी सरकार और स्वदेशी व्यवस्था की स्थापना करना था। और राष्ट्रीय शिक्षा से तात्पर्य देशवासियों के राष्ट्रीय हित में शिक्षा देना था। मतलब जो भारत में जरूरत थी जिस शिक्षा नीति की, उसको लाने की आवश्यकता थी और उस पर जोर देने की बात जो है वो कही गई। इसके अलावा भी जो उग्रवादी युग था उसकी कुछ विशेषताएं थी। उसकी जो विशेषताओं को अगर हम ध्यान दें तो उसमें पहली जो उसकी विशेषता हमें देखने को मिलती है कि जो उग्रवादी
पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति से घृणा करते थे और भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को श्रेष्ठ मानते थे और धार्मिक जागृति से उन्हें विशेष प्रेरणा मिलती थी। तो ये उनका एक गुण था। दूसरा जो महत्वपूर्ण उसकी विशेषता थी कि उग्रवादी युग जो था वो स्वराज के अतिरिक्त अपनी सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप देशवासियों का चरित्र निर्माण करना चाहते थे, ना कि वो विदेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करते थे। तीसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता थी कि उग्रवादियों को ब्रिटिश जाति की सर्वोपरि शक्ति या न्यायप्रियता एवं परोपकारिता में तनिक भी विश्वास नहीं था कि वो ऐसे विचारधारा के हैं। और अगली जो विशेषता है कि उग्रवादी ईश्वर, देश एवं आत्मनिर्भरता में विश्वास करते थे। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता थी कि उग्रवादियों का यह विश्वास था कि भारत और ब्रिटेन के हितों में विरोध है, अतः वे जल्द से जल्द ब्रिटेन से आर्थिक एवं व्यापारिक संबंध विच्छेद करने के पक्ष में थे। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता थी उग्रवादियों की कि भारतीयों में नई राष्ट्रीयता को जगाना और त्याग, कष्ट को सहन करने के मार्ग को अपनाना और उग्रवादियों के ये सारे जो हैं वो सभी जो थे उग्रवादियों के एक तरह से वो शासन मतलब उसकी उग्रवादियों की एक पहचान थी। मीन्स उनको कि हमें किसी के सामने भिक्षा नहीं मांगनी है, हमें अपने देश और संस्कृति के रूप में शिक्षा मिलनी चाहिए, हमें जो है वो पूर्ण स्वराज मिलना चाहिए, यहाँ जो भी नीतियाँ बनाई जाए यहाँ के लोगों को ध्यान में रख के बनाई जाए, यहाँ जो नौकरियों में यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी दिया जाए, शिक्षा यहाँ के लोग की ज़रूरत के अनुसार हो। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो उसमें चाहते थे कि वो करें और इनके लिए वह जो है उग्रवादी साधन पर बिलीव करते थे, क्योंकि उनका विश्वास जो ब्रिटेन अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता या परोपकारिता थी उससे उठ चुका था, क्योंकि उसने काफ़ी लंबे समय तक देखा था कि जिस विधि से उदारवादी नेताओं ने इतने दिनों तक उन्हें बदलने की कोशिश की या अपनी बातें मनवाने की कोशिश की, उससे कोई सफल लाभ नहीं हुआ, कोई खास लाभ नहीं हुआ। तो इसलिए जो है वो चाहते थे कि उग्रवादी नीति को अपनाया जाए और इन नीतियों से जो है वो हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति हो सकती थी। इसके अलावा हम लोग देखेंगे इसमें तो ये इसका उग्रवादियों की कुछ विशेष जो थी किस तरह से कार्य पद्धति थी, उसका जो कार्य करने का तरीका था उसके बारे में था। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो उग्रवादी क्रांतिकारी जो आंदोलन था इसकी प्रगति कैसे हुई। तो इसकी प्रगति जो है बनारस अधिवेशन जो 1905 में हुई उसको हम देख सकते हैं कि किस तरह से उसमें काम किया। उसके बाद कलकत्ता का अधिवेशन जो 1906 में हुआ, सूरत का फूट 1907 के रूप में हम देख सकते हैं किस तरह से हुआ। उसके बाद तिलक द्वारा नेतृत्व किया गया महाराष्ट्र में उग्रवादी आंदोलन को शुरू किया गया, गणपति उत्सव को शुरू किया गया, शिवाजी उत्सव को शुरू किया गया और जो दुर्भिक्ष और प्लेग की जो व्यवस्था थी उसमें किस तरह से इन लोगों के द्वारा जो है उग्रवादी नीति अपनाई गई। और बंगाल में उग्रवादिता का है जो हुआ, खासकर स्पेशली जब बंगाल का विभाजन किया गया उस समय। तो इस तरह से हम देखें या सरकार का जो दमन चक्र चल रहा था, लोगों को जो भी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े लोग थे उनको पकड़कर जेलों में डाल देना, उनके साथ अन्याय अत्याचार या यहाँ जो उठे जो आंदोलन थे उसको दबाने की जो अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी। और स्पेशली जो हमने देखा कि लॉर्ड कर्जन के समय में जो उन्होंने दमनकारी जो नीतियाँ अपनाई थी और उसको वो बहुत ही अजीब थी। मतलब इन सभी में आपको उग्रवादी जो राष्ट्रवादी नेता थे, लीडर्स थे, नवयुवक थे, उनका विरोध जो है आपको हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि जो उग्रवादी और उदारवादी जो युग था उसमें बेसिक अंतर क्या था। वैसे तो मोटा मोटी हमने उदारवाद को पढ़ा, जो उदारवाद युग था उसको पढ़ा और अभी हमने उग्रवादी नीति को पढ़ा, तो ये क्लियर हो गया कि क्या क्या डिफरेंसेस थे। लेकिन उसके बाद भी हम लोग कुछ पॉइंट्स के अंतर्गत इसके जो इसको देखने का प्रयास करेंगे। तो जो उग्रवाद के सिद्धांत तथा कार्य प्रणालियों को समझने हेतु उदारवाद
से उसके अंतर को समझना जो है वो वो हम समझ सकते हैं। और उग्रवाद तथा उदारवाद कांग्रेस के ही दो पक्ष थे। शुरू में ही मैंने बताया कि दो पक्ष थे, जिन्हें क्रमशः जो वामपंथी तथा दक्षिणपंथी भी हम लोग जो है वो कहते हैं, लेफ्टिस्ट तथा राइटिस्ट कहा जाता है। और दोनों दलों के उद्देश्यों में बहुत ही समानता थी, लेकिन दोनों के तरीकों में मौलिक अंतर था। देखिए, दोनों का उद्देश्य क्या था? भारत की स्वतंत्रता दिलाना, लेकिन इनका जो काम करने का जो प्रोसीड्योर था उसमें अंतर था। और ये दोनों के उद्देश्यों तथा साधनों में जो है अंतर है, उसको हम कैसे देखेंगे? तो मौलिक उद्देश्य। देखिए, दोनों का जो मौलिक उद्देश्य क्या था? स्वशासन, सेल्फ रूल को प्राप्त करना था। लेकिन स्वशासन से दोनों दलों का आशय भिन्न था। उदारवादी ब्रिटिश राज्य की छत्र छाया के अंतर्गत, छत्र छाया में प्रतिनिधि अथवा संसदीय शासन व्यवस्था जो है वो स्थापित करना चाहते थे। जो उदारवादी थे उनके ही छत्र छाया में करना चाहते थे, और वे क्रमिक राजनीतिक सुधार के पक्ष में थे। और इसके विपरीत जो उग्रवादी जो लोग थे, वो लोग क्या थे? विदेशी शासन के कट्टर विरोधी थे। वो नहीं चाहते थे कि हम ब्रिटिश के अंतर्गत हमारा कोई भी शासन हो, तो वो उसके कट्टर विरोधी थे तथा किसी भी रूप में उनके अस्तित्व के वो विरोधी थे। और वे भारतीयों पर जो है वो आधारित स्वराज प्राप्ति तथा ब्रिटेन की शीघ्र अतिशीघ्र संबंध विच्छेद करने के पक्ष में थे। तो ये एक मौलिक अंतर है इन दोनों के अंतर्गत। दूसरी जो है कि अंग्रेजों के प्रतिरुख, जो उदारवादी जो नेता थे या जो उदारवादी युग था, उसमें अंग्रेजों की न्यायप्रियता, परोपकारिता अथवा अच्छे इरादों में विश्वास था कि वो अंग्रेज अच्छा करेंगे, जबकि उग्रवादियों को अंग्रेजों की नीयत तथा उदारता में जरा भी विश्वास नहीं था। और एनी बेसेंट ने कहा भी था कि उग्रवादियों का सरकार के अच्छे इरादों में तनिक भी विश्वास नहीं था, जबकि उदारवादी की आशा का आधार सरकार की निश्चलता थी। मतलब दोनों के प्रोसेस में अंतर था। तीसरा जो महत्वपूर्ण बात था कि वो कार्य प्रणाली, जो उदारवादियों के जो थे वो उनकी कार्य प्रणाली संवैधानिक तरीकों को उचित मानती थी। वो संवैधानिक तरीकों को वैधानिक तरीकों से वो जो है वो चाहते थे अपनी बातों को मनवाना। लेकिन जब उग्रवादी राजनीतिक आंदोलन में जो है वो क्या करते थे? वो राजनीतिक आंदोलन में विश्वास करते थे। जो उग्रवादी युग था उसमें नेता जो थे। और उदारवादी क्या करते थे? अपनी मांगों को प्रार्थना पत्र के माध्यम से लोगों को शिक्षित करने, भाषण देने, पत्र लिखने, शिष्टमंडल भेजने आदि तरीकों का प्रयोग करते थे, में विश्वास करते थे। जबकि उग्रवादी जो लोग थे वो उनके तरीकों को नापसंद करते थे तथा इस मार्ग को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा उन्होंने दी थी। वे भीख मांगने के पक्ष में नहीं थे और आत्मनिर्भरता, सेल्फ जो रिलायंस जो था उसको मतलब वो चाहते थे कि उनको मिले, और वो उसके पक्ष में हितैषी थे। और वो अंग्रेजों की उदारता तथा दानशीलता की अपेक्षा अपने आत्मनिर्भर तथा स्वतंत्र कार्रवाई में विश्वास रखते थे। और इस उद्देश्य से स्वदेशी माल के प्रचार, विदेशी माल का बहिष्कार, स्वदेशी संस्थाओं का निर्माण और विकास तथा राजनीतिक प्रशिक्षण हेतु सार्वजनिक सभाओं, भाषणों एवं प्रदर्शनों का प्रयोग करते थे। और उग्रवादी त्याग और कष्ट सहन करने को भी आवश्यक साधन मानते थे। तो ये बेसिक अंतर था उनमें। तीसरा जो अंतर था कि जो ब्रिटेन तथा भारत के हित संबंध, इन जो उदारवाद लोग थे उनका यह विचार था कि ब्रिटेन तथा भारत के का जो हित में बहुत गहरा विरोध नहीं था। वो मानते थे कि ये सही है। उनके अनुसार ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही भारत का हित संभव है, क्योंकि वो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, तो उनको लगता था कि हम किसी बड़े राष्ट्र के संरक्षण में रहेंगे तभी हम जो है विकास कर सकते हैं और अच्छा हो सकता है हमारे साथ। लेकिन इसके विपरीत जो उग्रवादी जो लीडर्स थे उनका यह मानना नहीं था। वे चाहते थे कि ब्रिटेन भारत के हित एक दूसरे से बिल्कुल विरुद्ध है और अंग्रेज का उद्देश्य निजी स्वार्थ है। वे भारत का हित एकदम नहीं चाहते हैं और भारत के लिए अंग्रेजों से सहयोग पाने की आशा जो है वो व्यर्थ थी और निर्मूल थी।
मतलब उससे पूरा नहीं हो सकता था, बेकार थी। ये मानना था उग्रवादी युग के लीडरों का। अगली जो इसकी विशेषता थी, विशेषता नहीं मतलब अंतर जो था दोनों में, कि सभ्यता के प्रति दृष्टिकोण। जो उग्रवादी जो लोग थे वे प्राचीन हिंदू धर्म, सभ्यता एवं संस्कृति तथा उनके आधार पर विकसित हिंदू धर्म और राष्ट्रीयता के पोषक थे, जबकि अधिकांश उदारवादी जो थे वो क्या थे, पश्चिमी सभ्यता के तथा उनके उनसे पश्चिमी सभ्य संस्कृति से प्रभावित थे तथा पश्चिमी संविधानवाद के पोषक थे। जबकि जो उग्रवादी लोग थे वो लोग जो थे उनके अंतर्गत हिंदू धर्म के प्रति जो है वो बहुत ज़्यादा आदर और सम्मान था, और इंडिया भारत के की जो संस्कृति है उसमें उन्हें विश्वास था। तो ये बेसिक अंतर था इन दोनों में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो उदारवादी और उग्रवादी जो थे वो दोनों में पर्याप्त इनमें अंतर था, और विरोध अंतर होते हुए भी इनमें विरोध नहीं था। दोनों सच्चे देशभक्त थे, चाहे उदारवादी हो या उग्रवादी, दोनों ही क्या थे, एक सच्चे देशभक्त थे, देश प्रेमी थे, और उन्होंने एक दूसरे का पूरक कहना अधिक उपयुक्त होगा। अगर उदारवादी वाणी के क्षेत्र में थे तो जो उग्रवादी थे जो थे वो कर्म के क्षेत्र में थे, और उदारवादी केवल आलोचना और जो थे प्रार्थना पत्र से सरकार को प्रभावित करना चाहते थे, जबकि उग्रवादी सक्रिय आंदोलन का मार्ग अपनाने के पक्ष में थे। और इसलिए जो तिलक ने कहा कि उग्रवादियों को राजनीतिक अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा, उदार दल सोचता है कि वे समझाने से पर्याप्त हो सकता है, लेकिन जो ये चीज़ें हैं ये संभव नहीं है। हमें अपने आज़ादी के लिए लड़ना होगा। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर ही रहेंगे, और इसके साथ जो है इसी वक्तव्य के साथ और इसी भावना के साथ जो है उग्रवादी जो हैं वो उन्होंने उनका जो है योगदान जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण रहा है। भले ही इनके उद्देश्य सेम थे, लेकिन इनके साधनों में सिर्फ परिवर्तन था। दोनों का मूल उद्देश्य भारत को स्वतंत्रता दिलाना ही था, लेकिन इनके साधनों में बस थोड़ा सा डिफरेंस था, और बाकी कोई खास इसमें अंतर नहीं था। दोनों का मकसद जो था भारत को गुलामी की जंजीरों से निकालना था, स्वतंत्रता दिलाना था। और काम करने का जो इनका प्रोसेस था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कितने क्या डिफरेंसेस थे, उसमें हमने मौलिक उद्देश्यों को देखा, अंग्रेजों के प्रति रुख को देखा, कार्य प्रणाली में क्या डिफरेंसेस थे उसकी चर्चा की, और ब्रिटेन तथा भारत के हित संबंध के बारे में वो दोनों उदारवाद या उग्रवाद क्या सोचते थे उनके बारे में बताया, और सभ्यता के प्रति जो इनका दृष्टिकोण था उदारवादियों का और उग्रवादियों का, तो इसकी चर्चा हमने की। तो ये था हमारा आज का क्लास, जिसमें हमने देखा कि जो उग्रवादी युग था उसकी शुरुआत कैसे हुई, उग्रवादी युग के जन्म का कारण क्या था, क्यों इसकी उत्पत्ति हुई। दूसरा चीज़ कि इसकी जो कार्य पद्धति थी, प्रोसेसिंग करने का जो तरीका था वो क्या था, इसकी विशेषताएं क्या थी, इसने क्या क्या हासिल किया इस नीति के द्वारा, इसका क्या कंट्रीब्यूशन था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बनारस अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, बंगाल विभाजन, सूरत फूट, हर में इसने किस तरह से भूमिका निभाई। या तो प्लेग के समय जो विरोध हो रहा था उसमें इनकी क्या भूमिका थी। तो इन सभी चीज़ों में इनका जो सक्रिय कंट्रीब्यूशन रहा था। तो हम एक तरह से कहें कि तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में चाहे वो उदारवाद हो या उग्रवाद हो, इनका बहुत ही योगदान रहा है, और इनके योगदान को हम कम नहीं समझ सकते, कम नहीं आंक सकते, क्योंकि इन सभी ने मिलकर जो है हमें भारत को आज़ादी की ओर प्रशस्त कर पाने में यह सफल हुआ। तो ये था हमारा आज का क्लास। आई होप आपको समझ में आया हो। कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना जो क्वेश्चन है वो उसमें डालें, और नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।